जल्द ही रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप मिलने वाली है। और इस बीच खबर है कि रूस में तैयार किए गए कंटेनर SOTH रडार सिस्टम की डील को लेकर भी रूस और भारत के बीच बातचीत शुरू हो गई है। अगर यह डील पक्की हो गई तो जल्द ही यह रडार सिस्टम भारत आ जाएगा, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। लेकिन यह खास क्यों है और क्यों इसे टर्मिनेटर कहा जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको विस्तार से समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। भारत का नया शिकारी तैयार, पाकिस्तान में मचाएगा हाहाकार। सुदर्शन की ताकत बढ़ाएगा, दुश्मन के मिसाइलों को मार गिराएगा। पाक का हमला करेगा नाकाम, मार गिराएगा लड़ाकू विमान। वो पाकिस्तानी फाइटर जेट का काल बनेगा, पाकिस्तान के मिसाइलों को राख करेगा, पाकिस्तान के ड्रोन को पटाखों की तरह जलाएगा, पाकिस्तान के हर हवाई हमले को नाकाम करेगा। जंग का ये सिकंदर एक ओर पाक की नाक में दम करेगा तो दूसरी ओर भारत के सुदर्शन यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत बढ़ाएगा। नाम है कंटेनर S ओवर द होराइजन। ये उच्च आवृत्ति वाला OTH रडार सिस्टम है जो 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्टील्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइलों और हाइपरसोनिक व्हीकल्स का पता लगाने में सक्षम है। क्रूज मिसाइलों से लेकर हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों तक का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे भारत अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से बहुत पहले ही खतरों को ट्रैक करने और उसका मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगा। ये रडार सिस्टम पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करेगा, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा, किसी भी खतरे की आशंका पर भारत एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा, देश के एयर डिफेंस सिस्टम का एक मजबूत स्तंभ बनेगा। ये रडार एक साथ 5000 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। 3000 किलोमीटर रेंज होने की वजह से भारत इस रडार को देश में किसी ऐसे स्थान पर तैनात कर सकता है। इस रडार का कवरेज 240 डिग्री विजुअल रेंज और 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और सिग्नल स्पूफिंग से लैस है। इसके ट्रांसमिशन प्लेस में 36 एंटीना शामिल हैं, जिनमें सबकी ऊंचाई लगभग 34 मीटर है। ये रडार एक साथ सैकड़ों हवाई खतरे के बारे में पता लगाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के साथ मिलकर काम करेगा। इस रडार को रूस ने विकसित किया है, जिसे रूसी डिफेंस इंडस्ट्री में 29B6 नाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि भारत इस रडार सिस्टम को खरीदने के लिए रूस की सरकार से बातचीत कर रहा है। ये बातचीत उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच चल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये रडार सिस्टम भारत आएगा और हिंद के दुश्मनों की किसी भी साजिश या चाल को नाकाम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस रडार सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है और क्यों यह जरूरी है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड BN झा साहब, जो कि पूर्व अधिकारी हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे। सबसे पहले झा साहब के पास चलूंगा। झा साहब, हाल के दिनों में हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ उसमें एयर डिफेंस सिस्टम की महत्ता या महत्वपूर्णता कितनी ज़्यादा थी और किस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आए, ड्रोन से अटैक किया गया, उसको S-400 या तमाम दूसरे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे नाकाम किया गया, एक बड़ा नुकसान होने से बचा। तो ये तो साफ है कि आने वाले समय में हमने वही रूस और यूक्रेन में भी देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम अगर आपका मजबूत है तो दूसरा देश अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकता है। अब इस डिफेंस सिस्टम के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, खासकर टर्मिनेटर के बारे में, इसकी खासियत क्या है और ये क्या कहता है? मनोज जी, मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई एक साइंटिस्ट LRD से आते जो कि रेडार सिस्टम बनाते हैं तो वो आपको प्रिसाइज जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो देते हैं। बहरहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि रेडार में वो चीज़ें स्टिल्थ होती हैं, वो चीज़ें पिकअप नहीं होती हैं जो कि रेडार के वेव्स को या तो एब्जॉर्व कर लेती हैं सरफेस में या फिर उसको स्कैटर कर देती है। मतलब उसको रेडार के एंटीना तक वापस आने के लिए नहीं देती हैं, उसको ऊपर या नीचे कहीं स्कैटर करते हैं इन्वायरमेंट में, जो कि
पहुंच नहीं पाती है। तो ये एक तकनीकी है जिससे कि कोई भी विमान जो आपके तरफ में आ जाए, आपके एयर स्पेस में आ जाए और आपका रेडार उसको पकड़ नहीं सके। ये हो गई इन जनरल। जो जो ज़्यादातर हमारे रेडार हैं, वो रेडार के जो जो वेव्स हैं, उसके जो फ्रीक्वेंसी हैं, वो इस रेंज में है कि ऐसे जो विमान की जो सरफेस हैं, जैसे एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम है या बाकी जो सिस्टम्स हैं, तो ये चीज़ें उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, इसके जो सरफेस, खास करके जो एक ब्रॉड कन्वेक्सिटी कनकेविटी या प्लेन सरफेस जो होता है, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसका कि इको हमारे रेडार में पड़ता है। इसके अलावे कॉकपिट एक ऐसी जगह है जहाँ के एक ग्लास पैन होता है, और उस पर्सपेक्टिव के पीछे में जो हार्डवेयर होती है उससे भी इको आ सकती है। एयर इनटेक दूसरा जगह है जहाँ से कि इनपुट आ सकती है। जैसे J-20 था, तो J-20 जब भी कहीं आसपास में इंडियन एयरोस्पेस के आसपास में आता था, तो उससे कुछ ना कुछ पिकअप हमें मिल जाती थी। तो यही जो पिकअप चीज़ें हैं, कॉकपिट, एयर इनटेक, पायलन्स जो एक्स्ट्रा में होते हैं, हार्ड फिक्सेटर्स होते हैं, एग्जॉस्ट जो होते हैं इंजन के, एक्सटर्नल वेपन्स जो लगे होते हैं, और नीचे में अंडर कैरेज अगर वो डाउन होता है तो काफ़ी बार अंडर कैरेज के भी इको आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि एयर रडार के पिकअप में इवन स्टिल्थ एयरक्राफ्ट के आ जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया J-20 के। J-35 के बारे में अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है कि इसके इको इंडियन एयरफोर्स को मिले हैं या नहीं मिले हैं, और ये आपको कोई बताएगा भी नहीं। इसके अलावे जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि रेडार में क्या क्या चीज़ें पिकअप होती हैं, रेडार के अलावे और भी चीज़ें होती हैं। जैसे स्काई में जो जो एक सिंथेटिक एपर्चर रेडार होता है, आपने सुना होगा, बहुत सारे सैटेलाइट्स में SAR लगा होता है, एक वो होती है। दूसरा एक जो जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी VHF माइक्रोवेव हम लोग बोलते हैं, जो कि यूजुअली 20 मेगाहर्ट्ज से लेके 5 से लेके 25 मेगाहर्ट्ज तक इसके जो फ्रिक्वेंसी होते हैं, और वो अगर यहाँ से आयनोस्फीयर में जाए, स्पेस में, और स्पेस से जब रिफ्लेक्ट होकर जब नीचे आती है, तो ऐसे एयरक्राफ्ट को वो पकड़ने में कुछ AI के साथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, उसके साथ में कामयाब हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है, जब एयरक्राफ्ट जब हाई स्पीड से जाती है कहीं पे, तो उसके सरफेस जो होते हैं वो थोड़े से गर्म हो जाते हैं, और तब अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसर आपका ऐसे जगह में पोजीशन है जहाँ से कि वो उस IR को पकड़ सके, तो उस एयरक्राफ्ट का सरफेस और उस एयरक्राफ्ट का एग्जॉस्ट, ये चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। और इन सबों के अलावे जब भी कोई ट्रांसमिशन देता है कोई एयरक्राफ्ट, अगर उसका एक कोई पल्स, अगर उसने लॉक किया अपना रेडार को किसी चीज़ पे, तो थोड़ी देर के लिए भी जो उसका जो रेडार ऑन होता है, उस रेडार की फ्रिक्वेंसी हमारे एवैक्स, हमारे AEW और कुछ और स्पेसिफिक रेडार जो हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द सैटेलाइट्स, वो उसको पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए इमीडिएट बहुत चिंता की बात नहीं है कि JF-35 यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहा है, चाइना के पास में है, इसको पकड़ने की क्षमता हमारे पास में है। सिर्फ एक ज़रूरत है कि इसके लिए अवेयरनेस होने की, और इसके लिए जो इमीडिएट स्टेप्स होनी है, चाहे स्काई बेस्ड हो, चाहे हमारे जितने एयरक्राफ्ट बेस्ड हों, AEW बेस्ड हों, ये चीज़ों को प्रोविजन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। और ये जिस रेडार की आप बात कर रहे हैं, ये फुल प्रूफ नहीं है। याद रखिए, कोई भी रेडार जब ऑन होता है तो इसका एक बहुत बड़ा सिग्नेचर दुश्मन को भी मिलता है। और अच्छा। आज के दिन में ऐसे ऐसे अचूक अस्त्र हैं जो कि रेडार को 100 किलोमीटर दूर से, 150 किलोमीटर दूर से, 200 किलोमीटर दूर से नॉकआउट कर सकते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर मत जाइए। लेकिन रेडार की जो आपने कही ना रेंज कि 3000 किलोमीटर का रेंज है, उसके ऊपर में मत जाइए। सिर्फ रेंज से आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। स्टिल्थ जो रेडार है वो बहुत कम सिग्नेचर देगी। बहुत जब नज़दीक आती है, जब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपके रेडार के स्कोप पे इतना बनता है कि वो आपको AI के साथ में, तब आपको इनपुट देके कुछ आपकी तरफ में आ रहा है, तभी वो पकड़ पाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर में ज़्यादा नहीं जाइए। हाँ, अगर ये सिस्टम अगर आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी भारत के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक बैकअप, एक मेन सिस्टम है। इसके लिए हमेशा आपको बैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नॉकआउट हुआ तो आपके पास में इसका बैकअप भी होना चाहिए। मनोज जी।
बिल्कुल इसका बैकअप ढूंढना चाहिए। और जैसा आपने बताया भी कि 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर अगर कोई भी रडार स्टार्ट होता है और अपनी गतिविधियों को एक्टिव करता है तो दुश्मन भी उसको पहचान लेता है। लेकिन यहाँ पर तपेश जी, इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कंटेनर एस OTH जिसकी बातचीत अभी दोनों देशों के बीच चल रही है, इसलिए भी चल रही है क्योंकि खतरा पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना से है। वो कब क्या किस समय करेगा, ड्रैगन आग उगलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि इसकी जो 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 ट्रेस करने की क्षमता है वो करीब 3000 किलोमीटर तक है। 3000 किलोमीटर तक ये अपने आप को ट्रेस कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं ये उनको भी नाकाम करने की क्षमता रखता है। तमाम सारी बातें जहां साहब ने कही हैं, आप क्या मानते हैं इसके बारे में? थैंक यू मनोज जी, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक पे आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। जी। एक्चुअली IACCS नोड जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो जहां से हमारे देश का एयर डिफेंस मैनेज होता है, वो एयर डिफेंस जो है फाइटर कंट्रोलर्स, ऑफिसर्स को फाइटर कंट्रोलर्स कहा जाता है। वो सारे फाइटर कंट्रोलर्स इस एयर डिफेंस को मैनेज करते हैं। और वो जो फाइटर कंट्रोलर्स हैं जो आज आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि दुश्मन क्या खरीदने वाला है, उसको काउंटर कैसे किया जाए। क्योंकि जो भी एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर में परफॉर्म किया है, वो चाहे वो आकाश तीर हो, चाहे वो नेवी का त्रिकोण सिस्टम हो, ये एक नेटवर्क है जो IACCS में मिला दिया गया है। और IACCS क्योंकि स्काईज की रक्षा का दायित्व एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एयरफोर्स को दिया गया है, और ये सब इंफॉर्मेशन एयरफोर्स के पास आती है। एयरफोर्स इज द फाइनल अथॉरिटी, और वहां फाइटर कंट्रोलर्स जो IACCS नोड में बैठते हैं वो सारे डिसीजन लेते हैं और आगे डिसेमिनेट करते हैं कि आपको कौन सा टारगेट कैसे हैंडल करना है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो आज के दिन में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में वर्ल्ड ओवर सब इसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं दर्शकों के लिए, बहुत ही सिंपल, कि 1999 में सर्बिया ने US का F-117 नाइट हॉक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया था। और जिस मिसाइल से शॉट डाउन किया था वो थी पिचोरा, जो हम अभी भी यूज कर रहे हैं, रशियन मेड पिचोरा। ठीक है, उसका जो रडार होता है, सर्वेलेंस रडार जिसपे पिकअप आता है सॉरी, उसे कहते हैं P-18 रडार। एक्चुअली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो हम बात कर रहे हैं, वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में बनाया जाता है। मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैं फाइटर कंट्रोलर खुद हूं, और मैं फाइटर कंट्रोलर में भी एक अपग्रेड कैटेगरी होती है मास्टर फाइटर कंट्रोलर, जो मिशन कमांडर्स होते हैं, तो मैं मास्टर फाइटर कंट्रोलर रहा हूं। इसलिए मैं बहुत ऑथेंटिसिटी से बता सकता हूं कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो बनाई जाती है वो एक पर्टिकुलर टारगेट रडार सिस्टम के अगेंस्ट में बनाई जाती है। वर्ल्ड ओवर ज्यादातर सर्वेलेंस रडार जो हैं वो एस बैंड में काम करते हैं। एस बैंड होता है 2 to 4 गीगाहर्ट्ज का। ठीक है, नाउ अब सर्बिया ने वो कैसे शॉट डाउन कर दिया, क्योंकि जो P-18 रडार है वो VHF बैंड में काम करता है, जो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। तो मैं ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए दर्शकों को, उसका कारण है कि जो फ्रीक्वेंसी आप ट्रांसमिट करते हैं रडार से, उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। उस वेवलेंथ के हिसाब से ही टारगेट सिस्टम बनता है। मतलब अगर कोई एयरक्राफ्ट उस वेवलेंथ के आधे साइज का है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 2 मीटर की वेवलेंथ है तो एयरक्राफ्ट का साइज या एस्पेक्ट रेशियो जो रडार देखता है वो 1 मीटर का है, तभी उसको पिकअप किया सकता है, अदरवाइज नहीं किया सकता। पहली चीज ये। तो इसलिए कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो हम बात करते हैं वो इनविंसिबल नहीं है, वो गायब नहीं हो जाता। बस ये है कि एक पर्टिकुलर जोन के रडार, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रडार उसको पिकअप नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर अब स्टेल्थ बहुत हंगामा मचा रहा है। अच्छा, स्टेल्थ में क्या होता है? स्टेल्थ में यही हाउ डज स्टेल्थ वर्क? रडार एक ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करने के बाद रडार का जो वेव फ्रीक्वेंसी जाती है वो एयरक्राफ्ट से टकराती है, वो उसमें एक करंट इंड्यूस करती है, वो करंट उस एयरक्राफ्ट में सर्कुलेट करता है और बाकी करंट वापस हो जाता है जो माइक्रोवॉट्स में होता है, जो रडार कैच करता है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो मेरे को 2 चीज चाहिए स्टेल्थ बनाने के लिए, एक तो मेरा करंट वहीं घूमता रह जाए या डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाए, वो रडार की तरफ ना जाए। दूसरा जो बचा कुचा है उसमें रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल में लगा दूं जिससे वो उसमें कैच हो जाए और बहुत ही कम जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 100% कोई एयरक्राफ्ट स्टेल्थ नहीं हो सकता, लेकिन
जब अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका काउंटर है एचएफ रडार और वीएचएफ रडार्स, जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड में है। कोई भी मतलब रडार, कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पूरी तरह से इनसे छुप नहीं सकता। इसलिए जो ओवर द हॉरिजन रडार्स हैं, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर के अबव होती है। आइनोस्फीयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो 60 किलोमीटर से लेके अबव होता है, जो वेव्स जाती हैं वो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती हैं और लॉन्ग रेंज पे पिकअप करती हैं। क्योंकि एचएफ बैंड सिर्फ 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 to 30 मेगाहर्ट्ज होता है। इसलिए उसकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है, तो उससे बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को उससे पिकअप किया सकता है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अब टाइम आ गया है, क्योंकि हमारे पास जो पिचोरा थी उसमें P-18 रडार होता था, जो VHF बैंड पे करता था, जिसमें सर्बिया ने भी पिकअप करके उसको F117 को शॉट डाउन किया था, जिसके आज बेलग्रेड में उसके म्यूजियम में उसके टुकड़े भी रखे हुए हैं। तो इसलिए हमें अपनी इन्वेंट्री में इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स के रडार को शामिल करना पड़ेगा, चाहे वो HF बैंड हो, चाहे VHF बैंड हो, और बाकी रडार्स को S बैंड पे ऑपरेट करते ही हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी, अच्छा आप ये बोलेंगे या दर्शक ये बोलेंगे कि यार हम फिर पहले से क्यों नहीं रखा? देखिए, रडार जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं उनके हिसाब से एक पर्टिकुलर साइज होता है एंटीना का। एंटीना का साइज क्या होता है? जिस फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकलती है, जिस वेवलेंथ पे हम ट्रांसमिट करते हैं, उसका 1/4 एंटीना का मिनिमम साइज हो सकता है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी कम की तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, जैसे एचएफ में है वेवलेंथ बहुत, तो हमें बहुत बड़ा रडार चाहिए जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, रशियन ऑरिजिन ओवर द हॉराइजन रडार्स की। तो इसलिए, और जब बहुत बड़ा होता है तो कॉस्ट भी बहुत इन्वॉल्व होती है, इसको मूव नहीं किया सकता, इसको छुपाना मुश्किल होता है। लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि हमें हर फ्रीक्वेंसी बैंड में, अब तक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उतनी हावी नहीं थी वर्ल्ड ओवर, इसलिए अब हमें ये डिफरेंट बैंड्स के रडार को जितना जल्दी हो सके उतना ले लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, झा साहब बोल रहे थे, झा सर हमारे, मैं शिलोंग में रहा हूँ, चाइनीज J-20 पिकअप होते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसी को गायब नहीं करती, लेकिन सर्बिया ने कैसे मारा था? उसने अपनी पोजीशन नहीं दी, 20 सेकंड ट्रांसमिट किया, 20 सेकंड बंद किया, 20 सेकंड ट्रांसमिट किया, 20 सेकंड बंद किया, उसको रडार की पोजीशन नहीं दी, और उस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे थे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जनरली एस बैंड के अगेंस्ट में बनाई जाती है, सारे बैंड के अगेंस्ट में नहीं। कोई ये बोले कि मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जो एल बैंड, एस बैंड, VHF से लेके कू बैंड, एक्स बैंड सब बना ली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे संकेत जो लगातार निकल कर आ रहे हैं।